अमित शाह जी, अभी हाल ही में भारत रत्न दिए गए, कल दिए गए 3 पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन को, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि इसमें भी राजनीति छुपी हुई है। नहीं, राजनीति क्या है? राजनीति उनके हिसाब से है कि पीवी नरसिम्हा राव, आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, राजनीति अपनी आगे साउथ में बढ़ाना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कुछ लोगों ने कहा है कि आप जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लेना चाह रहे हैं। MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सावरकर जी को भी क्यों नहीं दिया। ये उद्धव इनकी दरखास्त को हमने नोट कर लिया है। देखिए, तीनों जो देश के महापुरुष है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे स्वामीनाथन जी हो, तीनों ने अपने अपने समय में देश के विकास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। चौधरी साहब वो व्यक्ति है, आज देश के किसानों की भूमि किसान के नाम पर है। इसका संपूर्ण यश अगर किसी को जाता है तो चौधरी चरण सिंह को जाता है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब वो सामूहिक खेती की बात लेकर आए थे कम्युनिस्ट पैटर्न पर। चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र कांग्रेस के नेता थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़े, जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर इसका विरोध किया कि किसान की भूमि किसान के नाम पर रहेगी, यहां कम्युनिस्ट थ्योरी नहीं चलेगी, किसान भूमि पर किसान का अधिकार है। ये चौधरी साहब का काम था। दूसरा, नरसिम्हा राव जी सालों तक कांग्रेस को इंस्टीट्यूशन बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कई भाषाओं को जानने वाले विद्वान थे। दक्षिण के इतने दिग्गज नेता होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम और पूरब तक की सभी भारत के हिस्सों को सांस्कृतिक, भाषा की और हिस्टोरिकल जानकारी रखने वाला एक विद्वान व्यक्ति था, जिसने इस देश में बड़ा काम किया। और स्वामीनाथन जी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इनके कंट्रीब्यूशन को भारत कभी भूला नहीं सकता। आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, इसमें स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के समय में जितने भी भारत रत्न दे दिए हैं, ये या तो उनके लिए मजबूरी थी या तो अपने परिवार के थे, बाकी कोई नहीं था। मैं एक एक का एनालिसिस कर सकता हूं, मगर मैं किसी का नेगेटिव बात करने यहां नहीं आया हूं। ये तीनों में कोई हमारे लिए मजबूरी नहीं है, इनके कंट्रीब्यूशन को देखकर किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरा इतना ही कहना है कि तीनों को भारत रत्न देने के लिए अगर इनका नकारात्मक अभिप्राय है तो जरूर उन्होंने रखना चाहिए। तो यानी कि आप चैलेंज कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोगों? मैं चैलेंज नहीं करता, सोचना कैसे चाहिए बताता हूं। तो सोचना कैसे चाहिए, इसीलिए आज एक मोशन मूव किया गया है पार्लियामेंट में भी राम मंदिर को लेके, क्योंकि ये भी आप विपक्ष को एक्सपोज करना चाहते हैं। नहीं, एक्सपोज करने का सवाल नहीं है नाविका जी। विगत लगभग 550-550 साल से दुनिया भर के कई लोग और पूरा देश मानता था कि राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था। ढेर सारा आंदोलन हुआ, ढेर सारी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और कई सालों तक ये मसले को दबाया गया। कभी अपीसमेंट के कारण दबाया गया, कभी लॉ एंड ऑर्डर के भय से दबाया गया। और मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ढेर सारे लोग जब ये जजमेंट आने वाला था आशंका करते थे कि देश में दंगे हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, देश का सामाजिक सद्भाव बिखर जाएगा। जजमेंट आया, न किसी ने विजय जुलूस निकाला, न किसी ने फटाके चलाए, हार जीत का सवाल आया ही नहीं और गौरव के साथ आज राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने कठोर तपस्या 11 दिन तक कर पूरे भारत में जहां जहां राम थे वो सब जगह पे जाकर एक भक्ति का एक प्रकार का नया प्रकार से आंदोलन खड़ा किया और आध्यात्मिक चेतना, देश की सामूहिक आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करने का नरेंद्र भाई ने प्रयास किया। मैंने मेरे जीवन में
मेरा 60वां साल चल रहा है। मेरे जीवन में भक्ति आंदोलन बहुत हुए इस देश में, अनेक लोगों ने चलाए, सफल चलाए, सालों तक असर छोड़ने वाले भक्ति आंदोलन चले, देश के हर हिस्से में चले। परंतु मेरे जीवन में किसी राजनेता के 11 दिन के कठोर यम नियम और तपस्या के कारण इतना बड़ा आध्यात्मिक चेतना का जागृति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। और आज पूरा देश एक गहरी संतुष्टि के साथ, कोई विजय का भाव नहीं है, सबके मन में भक्ति है, सब में मन में आध्यात्मिक चेतना है और एक गौरव के साथ राम मंदिर को देख रहा है, इसकी अनुभूति की कर रही है। और जो देश की संसद है, आप लोगों की राजनीति का अखाड़ा हो सकती है, हम लोगों के लिए जो जनता के प्रतिनिधि है, जनता की भावनाओं को वाचा देते हैं, जनता की भावनाओं को वाचा देने का, उसको वहां पर मुखर कर बोलने का स्थान देश की संसद है। जब पूरा देश इस पर गौरव महसूस कर रहा है, संसद क्यों न करे। और मैं तो चाहूंगा कांग्रेस ने भी गौरव करना चाहिए आज, अगर उनमें हिम्मत है तो। ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है। संसद वो गौरव के पल में सहभागी हो, बहुत स्वाभाविक बात है, डेमोक्रेसी ही है। आपने गौरव की बात कही, राम मंदिर के संदर्भ में तो लोग ये भी पूछेंगे कि फिर कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, काशी, ज्ञानवापी, इन पर आपका क्या स्टैंड है? और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप कोई पोजीशन? पहले एक बात ये समझ लीजिए, देश संविधान से चलने वाला देश है। ये दोनों मसले देश की अदालतों ने सीज किए हुए हैं, देश की अदालत उस पर विचार कर रही है। उस वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी सरकार के हिस्से ने ऐसा कुछ बोलना चाहिए। अदालतें तय करेगी, जो करेगी करेगी, समझ। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो अपनी जगह पे अभी है ही। अदालत को निर्णय सुनाना है, दोनों स्थानों के डिस्प्यूट, दोनों पक्ष जो गए इस पर, और उस वक्त मेरा कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अमित शाह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत से काम किए हैं गृह मंत्रालय में पिछले 5 साल के अपने एक टर्म में। 28 बिल लेकर आए हैं। नक्सलिज्म के लिए आपने अपने आप को टारगेट दिया है कि 3 साल में ये हट जाएगा। आपने बॉर्डर्स को लेकर भी डिसीजंस लिए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इन सब के पीछे पॉलिसी क्या है एज होम मिनिस्टर? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। सबके साथ संवाद करना, और संवाद के बाद भी अगर कोई हथियार लेकर देश में अशांति करता है तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्यवाही करना, ये हमारा बहुत स्पष्ट और जरा भी कंफ्यूजन बगैर का पॉलिसी है। हमारे ही समय में 19 से 24 के बीच में नॉर्थ ईस्ट में 20 से ज्यादा शांति समझौते हुए, 9000 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले, सरेंडर किया है, वो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं। कितने सीमा के विवाद हमने सुलझा दिए। 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे देश में 10 साल के पहले, कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। तीनों क्षेत्र में कुल मिलाकर मैं बात करता हूं 70% हिंसा कम हो चुकी है।